Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो as promised मैंने बोला था कि आज हम MP बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे. तो आज हम MP बोर्ड का 2022-2023 सेशन वाला पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरीके से आपका पेपर आता है और आपको कहाँ पर कितना टाइम देना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो मैं आपको भी बताती चली जाऊंगी, और साथ में हम हमारा पेपर भी सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से कहाँ पर क्या लिखना है, और इससे आपका रिवीजन भी होता चले जाएगा. तो आ जाओ, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो भाई आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है ना. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. इंस्ट्रक्शंस, अपने रोल नंबर लिखना है आपको क्वेश्चन पेपर पर. क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर क्यों लिखना होता है? ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ, एक दूसरे को अपना पेपर ना एक्सचेंज कर पाओ. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी. जो भी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है. जिसमें सिर्फ और लिखा है उसमें चॉइसेस होती हैं, या जहाँ पर आपको लिखा है कि इनमें से 2 करने हैं, इनमें से 5 करने हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली. ठीक है, जो आपको आंसर शीट दी गई है उसी में आपको आंसर लिखना है, अपने क्वेश्चन पेपर पे आंसर नहीं लिखना है. ठीक है, हो सकता है आप नहीं कर रहे हो चीटिंग, बट हो सकता है जो टीचर हो वो ये समझने लग जाए कि भाई बच्चा जो है चीटिंग करने के लिए लिख रहा है, तो आपको उस पर कुछ भी नहीं लिखना है. सिर्फ मैंने बताया था कल भी झारखंड बोर्ड वाली क्लास में कि जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं उसको अगर आपको एक बार ध्यान से फिल कर, मतलब आंसर लिखने से पहले कि भाई आपकी जो आंसर शीट है वो गंदी ना हो, उसमें आप क्या करो, बस पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे जो जो आपको आंसर सही लगता है उस पर डॉट लगाते चले जाओ. फिर बाद में अगर वो आपको सही लग रहा है आंसर तो उसको कर लो, नहीं तो अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है तो फिर वो गंदा लगता है, वाइटनर यूज़ करना पड़ता है. For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity. ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन के 2 पार्ट है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, है ना. जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था कि ना, हु इज़ द टाइगर किंग, है ना, हाउ डिड ही गेट दिस नेम. तो ये 2 पार्ट में, लेकिन आप इसका आंसर कंटिन्यूटी में लिखते हो कैसे कि भाई टाइगर किंग कौन थे? किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम. और उनको नाम कैसे मिला? क्योंकि वो उसमें उस आर में पैदा हुए थे बुल के, और टाइगर और बुल एनिमीज होते हैं. और फिर आप उसके आगे कि भाई उन्होंने इतने टाइगर्स मारने का वो लिया था जिसकी वजह से वो टाइगर किंग कहलाते थे. तो आपने क्या किया, बस एक फुल स्टॉप लगाया. आप ऐसा नहीं कि आप एक लिख रहे हो फिर दूसरा लिख रहे हो, नहीं. ठीक है, कंटिन्यूटी में आंसर लिखना है. दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस है. ठीक है आपके, ठीक है, ABCD 4 सेक्शन है आपके यहाँ पर. आप देखो यहाँ पर पहला सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन. ठीक है, ABC और D सेक्शन है आपका. ठीक है, यहाँ पे मैं आई गेस लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ लिख दो D सेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शन A जो है वो आपका पूरा रीडिंग पे है. ठीक है, मतलब यहाँ पे अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस हो सकते हैं, नोट मेकिंग हो सकता है ना, पैराग्राफ. मतलब आपको बेसिकली क्या करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है पढ़ने की और समझने की, यहाँ पे वो चेक की जाती है. तो आपकी पहले जो सबसे पहले चीज़ आती है सेक्शन ए में वो रीडिंग है. और रीडिंग क्या होती है? मोस्टली रीडिंग में सबसे पहली चीज़ अनसीन पैसेज आती है. तो यहाँ पर भी देखो आपको एक पैसेज दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो आपका कितने, मतलब देखो यहाँ पर ये आपका 10 मार्क का अकेला क्वेश्चन. ठीक है, और बहुत इजी है क्योंकि अनसीन पैसेजेस में क्या होता है, आंसर सारे हमारे सामने ही होते हैं, बस हमें ढूंढने होते हैं. तो आपके 10 मार्क तो इजीली आ जाएंगे, कहीं नहीं गए, है ना. और क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कैसे आ सकते हैं? 1 वर्ड वाले आ सकते हैं, 1 लाइन वाले आ सकते हैं, या MCQs आते हैं अनसीन पैसेज में. तो आराम से 10 मार्क्स आप अपने हाथ में ले सकते हो. ठीक है, कैसे? मैंने हमेशा सिखाया अनसीन पैसेज में आपको क्या करना है, पहले एक बार सिर्फ नॉर्मली पढ़ो. ठीक है, नॉर्मली पढ़ लिया, दूसरी बार उसको हम समझेंगे. तो मैं इसको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके एक बार पढ़ने की जगह आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो द गीता इज़ नॉट एन अफोरिस्टिक वर्क, इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोम. ठीक है, कोई अफोरिस्टिक काम नहीं है गीता, ये एक रिलीजियस पोम है, धर्म की कविता है. द डीपर यू डाइव इनटू इट द रिचर द मीनिंग्स यू गेट, इट बीइंग मेंट फॉर द पीपल एट लार्ज देयर इज प्लीजिंग रिपीटिशन. ठीक है, जितना आप इसके अंदर घुसते चले जाओगे उतना उसका मीनिंग रिच होता चले जाएगा और आपको समझ आता रहेगा. विद एवरी एज द इम्पॉर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स. अब ये जो गीता जो है वो हर एज के लिए है ना, और हर जनरेशन हर एज में क्या होगा, इसके अलग अलग मीनिंग और अलग अलग चीज़ें जो हैं वो समझ में आती रहेंगी लोगों को. बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वरी. लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है, जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है ना, जिस पे चीज़ बेस्ड होती है, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होगी.
The seeker is at liberty to extract from this treasure any meaning he likes as to enable him to enforce in his life the central teaching. ठीक है, जो भी इस बुक को पढ़ रहा है, जो भी इस बुक को समझना चाहता है, वो फ्री है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको समझे और इस अपने उसी हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा. Nor is the Gita a collection of do's and don'ts. What is lawful for one may be unlawful for other. ठीक है, गीता जो है वो कोई ये नहीं है, इस चीज़ का कलेक्शन नहीं है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करो, ये मत करो, है ना. बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें जो भी मतलब, क्योंकि देखो क्या बोला गया है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है इसको पढ़ने के लिए, है ना. तो किसी के लिए जो चीज़ सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, और जो चीज़ दूसरे के लिए गलत है वो पहले के लिए सही हो सकती है. ठीक है, तो कोई डूज एंड डोंट्स की किताब नहीं है ये. What may be permissible at one time or in one place may not be so at another time and at another place. ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर परमिसेबल है, जिसकी आपको अनुमति है, हो सकता है वो चीज़ दूसरी जगह पर प्रोहिबिटेड हो, नहीं चले, तो ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो कोई डूज और डोंट्स की किताब नहीं है ये. Desire for fruit is the only universal prohibition. Desirelessness is obligatory. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोहिबिशन क्या है कि भाई आपको जो है फल का नहीं सोचना है कि भाई गीता पढ़ेंगे तो हमें कोई फल मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना है. गीता का मीनिंग क्या है कि भाई आप जो है अपनी इच्छाओं को कितना कम कर सकते हो, कितना एक साधारण सी लाइफ आप जी सकते हो. ठीक है, द गीता हैज संग द प्रेजेस ऑफ नॉलेज बट इट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट. इट इज एसेंशियली एड्रेस टू द हार्ट एंड केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट. ठीक है, गीता जो है वो आपको ज्ञान भी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये बहुत ही ऊपर कोई अलग ही लेवल की चीज़ है जिसको आप कैसे समझोगे, अपने दिल से. ठीक है, इसको दिल से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ही समझ आएगी. Therefore the Gita is not for those who have no faith. इसीलिए गीता उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कोई विश्वास ही नहीं है गीता पर या गॉड पर. ठीक है, the author makes Krishna say, do not entrust this treasure to him who is without sacrifice, without devotion, without the desire for this teaching and who denies me. ठीक है, तो यहाँ पर बताई गई कि भाई कृष्णा जी ने बोला कि ये एक खजाना है और ये ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने कभी कोई त्याग ना किया हो, जिनमें भक्ति ना हो, उनको ये ट्रेजर नहीं मिलना चाहिए. On the other hand, those who will give this precious treasure to my devotees will by the effect of this service assured reach me. दूसरी तरफ वो ये भी बोलते हैं कि और जो लोग इसको आगे पहुंचाते जाएंगे वो मेरे तरफ बढ़ते चले जाएंगे. And those who being free from malice will with faith absorb this teaching shall having attained freedom live where people of true merit go after death. और जो लोग बिना किसी हेट्रेड के, जिनके दिल में सिर्फ काइंडनेस होगी, वो लोग मरने के बाद कहाँ आ जाएंगे, मेरे पास हेवन में आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गीता के बारे में बात हुई है. अब यहाँ पे हमने देखो ये पैसेज पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं. क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो मल्टीपल चॉइस है. द गीता इज, तो गीता क्या है, हमने देखा कि भाई अफोरिस्टिक वर्क नहीं है, पेट्रियोटिक सॉन्ग भी नहीं है, क्या है, एक ग्रेट रिलीजियस पोम. यही पढ़ा था हमने, देखो फर्स्ट वाला वापस देखो, गीता इज नॉट एन अफोरिस्टिक वर्क, इट इज अ ग्रेट रिलीजियस पोम. तो आपने टिक लगा दिया. द गीता इज इम्पॉर्टेंट फॉर, गीता किन के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, हर तरीके के एज के लोगों के लिए, या यंग पीपल के लिए. तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, विद एवरी एज द इम्पॉर्टेंट वर्ड विल कैरी न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स. तो हर एज के लिए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एवरी एज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट इन दी एक्सट्रैक्ट. अभी जो हमने पैसेज पढ़ा उससे आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में क्या समझ आया. ठीक है, वर्क दैट शुड बी डन, जो होना चाहिए, वर्क दैट शुड बी ऑब्जर्व, जिसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, वर्क दैट शुड नॉट बी डन, जो नहीं होना चाहिए, या वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन. तो डूज और डोंट्स क्या होते हैं कि भाई जो काम होना चाहिए और जो काम नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो डूज और डोंट्स का आपको मीनिंग निकालना है, लिटरल मीनिंग बताना है. तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ, डू का मतलब जो करना है और डोंट्स का मतलब जो नहीं करना है. क्लियर. अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज, कृष्णा के अकॉर्डिंग गीता सिर्फ उनके लिए है जिनमें फेथ है, जिनमें सच्चाई है. जिनमें कोई फेथ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है. तो हमने क्या पढ़ा था कि गीता सिर्फ उनके लिए है जिनमें फेथ है, विश्वास है.
ऑपोजिट वर्ड ऑफ मैलिस, मैलिस का ऑपोजिट बताना है। देखो मैलिस होता है किसी का बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा करना, है ना। तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, इल विल भी नहीं होगा, हेट्रेड भी नहीं होगा, तो क्या होगा, गुड विल, है ना, किसी के लिए अच्छा सोचना। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी। ठीक है, कंपल्सरी का मीनिंग हमने पैसेज में से कहाँ देखा था, तो कंपल्सरी का मीनिंग क्या हुआ, अनिवार्य, जो करना ही है। तो अफोरिस्टिक नहीं हुआ, रिलीजियस तो धर्म हो गया, ऑब्लिगेटरी होगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेटरी जो मतलब आपको करना ही करना है, जो आपके लिए कंपल्सरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को वर्ब की फॉर्म में किस तरीके से यूज करते हैं, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटिंग, प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटिंगली। तो प्रोहिबिशन का जब हम वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो हम मोस्टली क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटेड। ठीक है, इट इज प्रोहिबिटेड, है ना। तो इस तरीके से आपको बात करनी है, तो प्रोहिबिटेड सही होगा। गिव द एनोनिम ऑफ पुअरर। एनोनिम ऑपोजिट। ठीक है, अगर एनोनिम आ जाए या ऑपोजिट लिखा आ जाए तो क्या मतलब है, जो इसका उल्टा हो जाए। तो पुअरर का क्या हो जाएगा, सिंपल दिख रहा है यहाँ आपको, रिचर। द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। गीता किस तरीके से समझी जा सकती है, कानों से, दिमाग से, हार्ट से या आईज से। तो हमने क्या देखा था कि कैसे समझी जा सकती है, बाय हार्ट। इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। क्या चीज़ है जो प्रोहिबिटेड है, क्या चीज़ है जिसकी मनादी है। तो क्या था, डिज़ायर फॉर फ्रूट। देखो यहाँ हमने पढ़ा था अभी, डिज़ायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। ठीक है, तो डिज़ायर फॉर फ्रूट का टिक लगा देंगे। और इस तरीके से इजीली यहाँ हमने क्या किया, हमारे पूरे 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए बिना किसी प्रॉब्लम के, और कितना जल्दी, है ना। चलो ये हो गया। अब रीडिंग में देखो दूसरा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। सिंपल सी चीज़ है, नोट मेकिंग करनी है यहाँ पर, है ना। कितने मार्क्स की है, 4 मार्क की है नोट मेकिंग। मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको नोट मेकिंग, है ना। उसी को यूज़ करके यहाँ पर हम पहले इसको पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको नोट्स में बनाएंगे। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज बिकमिंग आउटडेटेड विद टाइम सिंस डिस्पोजल कैन नॉट बी गुड ऑप्शन इन द लॉन्ग रन एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन। ठीक है, तो जो डिस्पोजल है प्लास्टिक वेस्ट का, वो क्या होता जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल होता जा रहा है, आउटडेटेड प्रोसीजर होता गया है ये। Hence it is preferable to reuse the plastic। इसीलिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, क्या चीज़ ज़्यादा लोग अपनाना सही है कि प्लास्टिक को दोबारा से रीयूज़ किया जाए। गैसिफिकेशन रेफर्स टू थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक मैटर अंडर इनर्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। गैसिफिकेशन क्या है आपका, गैसिफिकेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ, जिससे क्या होता है, जो प्लास्टिक मैटर है उसको डिकम्पोज किया जाता है, पिघला दिया जाता है। टू गैसिफाई पीवीसी और क्लोरिनेटेड प्लास्टिक, गैसिफिकेशन शुड बी कैरीड आउट एट लोअर टेम्परेचर टू रिमूव क्लोरीन सब्सिक्वेंटली द टेम्परेचर मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा जो पीवीसी वाला प्लास्टिक है उसके लिए गैसिफिकेशन में क्या करना पड़ता है, हमें पहले टेम्परेचर लो करना पड़ता है, फिर उसमें जब हमें क्लोरीन को निकालना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। However, there are problems in controlling the combustion temperature and quantity of unburned gases। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि पहले टेम्परेचर लो करो, फिर रेज करो, बढ़ाओ, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है ये वाला प्रोसीजर भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा कि भाई प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल की बात हो रही है, तो हमारा टाइटल यहाँ से आ गया कि भाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब इसमें हमने 2 तरीके देखे। पहला क्या देखा कि भाई जो डिस्पोजल वाला जो वे है वो आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि लॉन्ग रन में हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लास्टिक को रीयूज़ करो। दूसरा इसका मेथड हमने क्या देखा, गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन के बारे में लिख दो, गैसिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत भी है, वो भी लिख दी। हाउएवर, ठीक है, दो साइक्लिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, रिसाइकलिंग एक अच्छा ऑप्शन है, स्टिल इट डज नॉट ऑफर अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट। लेकिन फिर भी एक कंप्लीट सॉल्यूशन ये भी हमें नहीं दे पाता रिसाइकलिंग का। In India, about 40% of the plastic waste is recycled, yet there are many problems associated with recycling of plastic waste। अब देखो 40% गार्बेज जो है वो रिसाइकल कर लिया जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी मुश्किलें हो जाती हैं।
Firstly, recycling can be done twice at the most. After third or fourth recycling, the plastic is totally unfit for reuse and ultimately ends up in landfilling. ठीक है, आप चलो एक बार आपने पानी की बोतल यूज़ कर ली, दूसरी बार उसका पेन स्टैंड बना लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद तो वो फिकेगा, है ना। तो ये वाली दिक्कत होती है कि भाई बार बार एक लॉन्ग रन में इसको नहीं यूज़ किया जा सकता. सेकेंडली, सॉर्टिंग द प्लास्टिक इज डिफिकल्ट एज वेल एज एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. आप प्लास्टिक भी अलग अलग तरीके के होते हैं भाई, उसमें मेटल भी होता है किसी किसी प्लास्टिक में अंदर, किसी में कुछ पीवीसी वाला है, कोई कुछ है, उसका भी खर्चा बहुत आता है उसको अलग करने का. प्लास्टिक कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ फिलर्स एंड एडिटिव्स एंड ऑफन दे आर एसोसिएटेड विद मेटल, ग्लास एक्सेट्रा. और प्लास्टिक जो है उसमें मेटल भी होता है, मतलब होता है ना, भी कोई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मेटल भी यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक भी यूज़ हो रहा है, तो अब उसको भी अलग करना पड़ेगा, है ना. ग्लास वगैरह के साथ प्लास्टिक है उसको भी अलग करना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. ठीक है, यहाँ से अब हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि भाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक की बात हो रही है, तो हमने सिंपल टाइटल दे दिया कैपिटल लेटर्स में, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट. ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं. तो जब भी हम हेडिंग लिखते हैं हम उसको 1, 2, 3 से डालते हैं और अंडरलाइन कर दो ताकि वो अलग दिखे. सब हेडिंग जो होती है वो हम ABC करके डालते हैं, और अगर उसके अंदर कोई सब हेडिंग होती है तो उसको फिर हम रोमन नंबर्स में डालते हैं. तो यहाँ पे देखो हमने कॉन्सेप्ट देखा, पहला कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, हमने गैसिफिकेशन देखा था, है ना. अब गैसिफिकेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो, उसको हमने सब हेडिंग्स में डाल दिया कि भाई गैसिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो PVC क्लोरीनेटेड प्लास्टिक होते हैं उनको लोअर टेम्परेचर पे करना पड़ता है, फिर रिमूव करने के लिए क्लोरीन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ना. तो ये गैसिफिकेशन में आपने दोनों चीज़ें डाल दी. उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या था, रिसाइकलिंग का था. हमने रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ा कि भाई अच्छा ऑप्शन है लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता, है ना. तो हमने इसको भी क्या किया, हेडिंग और फिर सब हेडिंग में इस तरीके से हमने डाल दिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई रिसाइकलिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या है. नेक्स्ट हमने हेडिंग डाली 2 करके अंडरलाइन कर दी. अब उसमें सब हेडिंग डाल दी हमने कि भाई एक तो लिमिटेड साइकिल 1, 2, 3 के बाद यूज़ करना मुश्किल है उसको. दूसरा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी कैसे है, अब उसके सब हेडिंग्स डाल दो कि भाई बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग प्लास्टिक होते हैं, सॉर्ट करना डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव है. बस इतना इजी तरीके से हमने क्या किया, हेडिंग डाली, उसके अंदर सब हेडिंग डाली, अगर उसके अंदर और कुछ है तो सब हेडिंग डाली, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सब हेडिंग स्टार्ट करनी है आपको. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे हमें एब्रीविएशंस भी यूज़ करनी होती हैं. तो हमने देखो एक एब्रीविएशन कहाँ यूज़ करी, टेम्प लिखने के लिए ना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना. और दूसरी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिखा है, SOLN. ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ होती है, ये पैसेज में दिखती है हमें. ठीक है, उसमें जो हम यूज़ करते हैं फिर उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं. ठीक है, तो जो भी आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो, ठीक है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर के लिए आप सिर्फ TEMP लिख दो, है ना, ये लिख दिया हमने. ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आपने SOLN लिख दिया. ठीक है, और अगर कोई भी छोटे मोटे हैं जहाँ पे आपको मतलब वर्ड्स बड़े दिख रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, फिर उसको आप एब्रीविएशन में ऐसे डालोगे. ठीक है, समझ आ गया. यहाँ पर इस तरीके से नोट मेकिंग होती है और यहाँ पे आपके 4 मार्क्स आराम से आपको मिल जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. क्लियर है. चलो, सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग सेक्शन. देखो रीडिंग सेक्शन में आपने 14 मार्क्स आराम से अपने पूरे कर लिए. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो मुझे राइटिंग सेक्शन ही लगता है, लेकिन ये भी काफ़ी इजी हो जाता है. क्यों, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपको मोस्टली क्या होता है, ऑप्शंस मिलते हैं कि भाई ये कर लो, ये नहीं आ रहा तो फिर ये कर लो, है ना. तो वो ऑप्शन से क्या होता है, आपका काम ईजी हो जाता है. चलो आओ उसको देखो. अब इसमें देखो क्वेश्चन है पहला कि भाई आशिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट फॉर 5 years. आसिमा जो है वो 5 साल के लिए बाहर जा रही है. शी वॉन्ट्स टू सेल हर LCD TV. Draft an advertisement in about 50 words to be displayed on the housing society notice board. 4 मार्क्स का आ जाता है आपका सिंपल सा एडवर्टीजमेंट. भी एडवर्टीजमेंट मैंने कराए हैं आपको. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, उसका एक LCD TV है, OLED TV हो सकता है ना, उसको वो बेचना है. उसके लिए आपको 50 शब्द के अंदर अंदर एक नोटिस या एडवर्टीजमेंट लिखना है. ठीक है, तो जिस तरीके से नोटिस लिखा जाता है उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट भी आप बॉक्स में डालोगे, ये चीज़ याद रखना. सिंपल. पहले आपने डाल दी क्या, हेडिंग. हेडिंग आपने क्या डाली, क्योंकि उसको बेचना है तो आपने क्या लिख दिया, फॉर
सेल, ठीक है, फॉर सेल लिख के अब आपने क्या किया, यहाँ पर कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया है तो हमने सिंपल लिख दिया भाई आई एम आशिमा, एड्रेस आप अपनी मर्जी से डाल दो। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम क्वेश्चन वाला डालते, ठीक है। एड्रेस देना ज़रूरी है क्योंकि एड्रेस दोगे तभी तो अगला बंदा ख़रीदने आएगा उस जगह पर, है ना। एड्रेस डाल दिया आपने। अब आई वॉन्ट टू सेल माई ओलेड टीवी कलर सेट, है ना। अब ये आपने डाल दिया कि भाई आपको बेचना क्या है। अब जो चीज़ आपको बेचनी है उसके आप फीचर्स डालोगे, स्पेसिफिकेशंस डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नहीं दिया, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो भाई 30 इंच का टीवी है, 32 इंच का टीवी है, या और बड़ा है या और छोटा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने लेंथ डाल दी टीवी की, कंडीशन बता दी अच्छी कंडीशन में है, 6 मंथ 7 महीने 8 महीने 1 साल पहले ही लिया है, ठीक है। ये आपने चीज़ें डाल दी। फिर आपने लिख दिया कि भाई एज आई एम गोइंग अब्रोड फॉर 5 years आई एम इन द आइडिया टू सेल द टीवी टू एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं ये टीवी जो है बेचना चाहती हूँ, जिसको भी ख़रीदना है उसको प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू बिलो पर्सन टू बाय द टीवी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया कांटेक्ट करने के लिए, और आपने अपना नाम डाला और एड्रेस डाल दिया। यहाँ नहीं डाला तो यहाँ डाल दो, यहाँ मत डालो, ठीक है। इस तरीके से सिंपली एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होते हैं वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं। पहले आप बता दो अपना पर्पस कि आपको ये ख़रीदना है बेचना है जो भी, उस हिसाब से हेडिंग डालोगे, ठीक है। फिर आपने बताना है आपने क्या बेचना है या ख़रीदना है जो भी, उसके बाद उसके फीचर्स डाल दोगे और रीज़न दे दोगे, और फिर प्लीज़ कांटेक्ट करके आप सिंपल एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। और अगर कांटेक्ट आपको कांटेक्ट नंबर पे करना है तो यहाँ आप नंबर डाल दोगे। इतना इजी होता है आपका एक एडवर्टीजमेंट, क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई एक पोस्टर बनाना है आपको सेव ट्रीज और सेव अर्थ पे, ठीक है। तो इस तरीके का आप बेसिकली छोटा सा ईजी सा पोस्टर बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको कलरिंग वगैरह करनी है पोस्टर में तो आप क्या करो, सिर्फ उसका स्केच बना लो अभी, है ना। क्यों? क्योंकि देखो स्केच बनाने से भी वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें कलरिंग वगैरह करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए आप क्या करो, इसको सिर्फ स्केच को अच्छे से बना लो, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सारे क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आके इसमें डिटेलिंग वगैरह जो आपको करनी है वो करो। सबसे अच्छी ट्रिक है, क्योंकि क्या होता है बच्चे यहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं पोस्टर मेकिंग में और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता। तो आप क्या करो, आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, आपके दिमाग में सब कुछ है कि आपको कहाँ पर क्या करना है, इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसके बाद आपके पास जो भी 10-5 मिनट बच रहे हैं फिर वो इस पर यूज़ कर लो, ठीक है। ये आपकी एक और ट्रिक हो गई, दोनों में से एक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आनंद कुमार मिश्रा, अ रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार छतरपुर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टेलिंग हिम अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया। नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। आपको किसको लिखना है, लेटर कलेक्टर को लिखना है अपने डिस्ट्रिक्ट के, किस बारे में, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ लेटर में हमेशा आपको पता है क्या आती है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आपको दिया हुआ है ना, प्रीत विहार आपने लिख दिया। आप चाहो तो अगर हाउस नंबर वगैरह आप ऐड करना चाहो तो आप लिख दो हाउस नंबर जो भी है प्रीत विहार और छतरपुर। इस तरीके से आप इजीली एड्रेस डाल सकते हो, नहीं डालना, जितना दिया हुआ है उतना डाल दो। उसके बाद एक स्पेस दोगे, फिर डेट डालोगे। डेट का फॉर्मेट आपको मैं बता चुकी हूँ लेटर राइटिंग में कि पहले मंथ पूरा आता है इस तरीके से, फिर डेट आती है, फिर कॉमा लग के जो भी ईयर है 23, 24 जो भी है वो डालोगे, ठीक है। उसके बाद टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब यहाँ जाओ तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम्हारे उसका ये तो छतरपुर डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ लिख के यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख देना है। फिर आप एक और गैप दोगे, फिर आप सब्जेक्ट डालोगे, लेटर रिगार्डिंग न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट डालने के बाद फिर हम गैप देते हैं, फिर डियर सर या मैम जो भी है वो लिखा, फिर एक गैप दोगे। अब अपने बारे में बताओगे कि भाई आई एम अ रेसिडेंट ऑफ योर एस्टीम डिस्ट्रिक्ट, मैं आपके ही ज़िले का एक निवासी हूँ। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। थोड़ा सा आपने मक्खन लगा दिया यहाँ पर ताकि आपका काम हो जाए, है ना।
कि भाई हम काफ़ी गर्व करते हैं कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। देयर इज़ अ कंसर्न आई वुड लाइक टू ड्रैग योर अटेंशन टुवर्ड्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। देखो ये वाली लाइन जो होती है वो आप इजीली याद कर लो। जो भी प्रॉब्लम है ना आपकी उसको आप, क्योंकि आप ये लेटर्स जो होते हैं वो एडिटर को लिखो या आपके ऐसे कलेक्टर को लिखो या काउंसिल को लिखो, तो आप क्या करते हो, आप अपना उनका अटेंशन किसी प्रॉब्लम की तरफ ही बताना चाहते हो, तो आप सिंपल ये लाइन याद रख लो कि आई वुड लाइक टू ड्रैग योर अटेंशन टुवर्ड्स द रिगार्डिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। है ना, लाउड स्पीकर्स की बात हो रही है, तो अगर कोई दूसरा है तो पुअर कंडीशंस वाली चीज़ है तो वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब आपने अंदर बताना है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो दे आर रियली अ बिग इशू फॉर अस बिकॉज वेन एवर एनी अनाउंसमेंट और एनी पार्टी वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग दे आर यूजिंग दैम एज अ एक्सक्यूज फॉर वाइड रीच। ठीक है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इसकी वजह से, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, कोई पार्टी वगैरह, नेता वगैरह भी कुछ अनाउंस करना चाहते हैं या कुछ भी सेलिब्रेशन हो रहा होता है, तो बस एक्सक्यूज़ या एक बहाने की वजह से लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं कि भाई इससे ज़्यादा लोगों के पास आवाज़ जाती है। Our society consists of heart patients, students preparing for competitive exams, etc. हमारी सोसाइटी में हार्ट पेशेंट्स भी हैं। अब क्या होता है, हार्ट पेशेंट्स जो एकदम क्या होता है लाउड वॉइस आती है ना, तो वो एकदम क्या होते हैं, डर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और बहुत चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के। बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से आपने लिख देनी है 2-4 चीज़ें। प्लीज लुक इन टू द मैटर एज इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इशूज़ है। ये वाली लाइन भी आप चाहो तो याद रख लो कि भाई इस मैटर पे जो है ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। फिर गैप दे के रिगार्ड्स या योर्स ट्रूली, क्योंकि आप लेटर किसको लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो रिगार्ड्स लिख दिया या फिर योर्स ट्रूली या सिंसियरली, इस तरीके से लिख के आप अपना नाम लिख दोगे नीचे। ठीक है, अगर नाम दिया हुआ है तो वो लिखोगे, अदरवाइज आप अपना नाम डाल दोगे। इतना इजी आपका लेटर राइटिंग होता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, तो डिफ़िकल्टी नहीं आनी है। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, अगर वो वाला नहीं करना है तो ये वाला लेटर कर लो, वो फॉर्मल था, ये वाला देखो इनफॉर्मल लेटर है ना। राइट अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू, यू आर हरी तिवारी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल। आपको नाम और एड्रेस दिया हुआ है और आपको लेटर लिखना है अपने अंकल को, क्योंकि उन्होंने आपको एक बर्थडे प्रेजेंट भेजा है। अब बर्थडे प्रेजेंट में क्या भेजा है वो नहीं बताया गया है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो कि भाई गिफ्ट में क्या था। ठीक है, जो डिटेल्स गिवन है वो ऐसी की ऐसी डालनी होती है, बाकी जो नहीं है फिर वो आप अपनी मर्जी से, बट रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बस वही सेंडर्स एड्रेस हर्षवर्धन नगर भोपाल डाल दिया। डेट का फॉर्मेट आपको पता है, गैप दे के डेट का फॉर्मेट यही होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं होता है ना। उसके बाद माय डियर अंकल, सीधे सीधे सैल्यूटेशन आ गई। सैल्यूटेशन देने के बाद आप उनको बोल रहे हो, आप उनको विश करोगे, हेलो अंकल, हाउ आर यू, हाउ इज़ एवरीवन एट होम, आई होप ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। आपने उनको विश किया कि भाई आप कैसे हैं, सब कैसे हैं घर पर, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आई मिस्ड यू ऑल यस्टरडे एट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि वो आए नहीं थे तभी तो उन्होंने अपना गिफ्ट भेजा और तभी तो आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे बोल दो कि भाई ना मैंने आपको मिस किया कल मेरे बर्थडे में। वी वुड हैव इन्जॉयड इट अ लॉट मोर इफ़ यू कुड हैव जॉइंड अस। और ज़्यादा मज़ा आता अगर आप जो है हमें ज्वाइन करते, आप आ जाते तो। आई रिसीव्ड माई बर्थडे गिफ्ट सेंट बाई यस्टरडे, मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी सच अ ह्यूज बॉक्स एंड फाइनली व्हेन आई ओपनड इट माई जॉ न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ दैट यू हैड गिफ्टेड मी अ न्यू बाइसिकल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप लिख सकते हो प्यारा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट, है ना, जो भी आपको है ना कि आपको चाहिए वो यहाँ लिख दो। ठीक है, जैसे कि भाई इसमें लिख दिया कि भाई बाइसिकल थी और मैं बहुत खुश था, है ना, इस तरीके से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सेंडिंग मी सच अ ग्रेट प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। फिर आप उनको थैंक यू बोलोगे कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भेजा, क्योंकि आपका पर्पस क्या था लेटर लिखने का, उनको थैंक यू बोलना ही। अब ये वाली लाइन आप चाहो तो ऐड करो वरना मत करो कि आई शॉड ऑल माई फ्रेंड्स माई न्यू बाइसिकल एंड दे ऑल लव्ड इट। मैंने अपने सारे दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाया और उन्हें वो काफ़ी पसंद आई। ठीक है, दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट एवर। आई वंस अगेन थैंक यू फॉर द लव दैट यू एक्सप्रेस बाय गिविंग मी सच एन ऑसम बर्थडे प्रेजेंट। मैं आपका फिर से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट मेरे बर्थडे पे भेजा। ठीक है, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई आंट को प्यार वगैरह। और यहाँ पे आप सीधा सीधा योर्स लविंगली ये सब लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका कैसे लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, और फिर अपना नाम लिख देना है आपको, हरी तिवारी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास दोनों ऑप्शन से, अगर फॉर्मल नहीं लिखना तो इनफॉर्मल लिख दो, है ना, अगर ऑप्शन है तो आपके पास। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सोनिया निगम वाइल वॉचिंग अ न्यूज़ चैनल कवरिंग अ रैली ऑफ ग्रीन पीस एक्टिविस्ट राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़ पेपर ऑन इट्स वर्थ सेविंग द अर्थ। ठीक है, आप जो है एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे जहाँ पे था कि भाई किस तरीके से अर्थ को बचाया जा रहा है, तो आपको एक आर्टिकल लिखना न्यूज़पेपर के लिए किस बारे में, कि भाई अर्थ को बचाना जो है वर्थ वाली चीज़ है। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या किया, आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको सिखाया। ये आर्टिकल राइटिंग में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको हेडिंग डालनी होती है, बाय लाइन डालनी होती है बस। ठीक है, उसके बाद आपको उसके टॉपिक के बारे में ही लिखना होता है, सिंपल। तो आपने लिख दिया सेविंग द अर्थ बाय, जो भी नाम दिया हुआ है वो लिख दिया। अब आपको सिर्फ अर्थ के बारे में और उसको सेव करने के बारे में चीज़ें लिखनी है बेसिकली। तो द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लेनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, द अर्थ हैज़ ऑल सच थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब अर्थ के बारे में लिखना, आप जो चाहो जितना चाहो लिख सकते हो। ठीक है भाई, अर्थ जो है जिस पर ये ऐसा इकलौता प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। ठीक है, इस पे हर चीज़ है जो ज़रूरी है लाइफ के लिए। द अर्थ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रेप्लेनिश द रिसोर्सेज दैट वी टेक अवे फ्रॉम इट। अर्थ को काफ़ी समय लगता है उन रिसोर्सेज को वापस फुलफिल करने में जो हम उससे लेते हैं। एंड वी एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज मोर क्विकली दैन इट रेप्लेनिशेस देमसेल्फ। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का, और अर्थ को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको वापस रेप्लेनिश करने में। By doing so, we are creating problem for our own generation to come. Today, people complain of scorching heat, respiratory problems, and ill health. ये सब कर कर ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर कर हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज देखो लोग बोल रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ टाइम वी पॉज एंड कंसिडर द कॉज लाइंग बिहाइंड ऑल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि हम रुक जाएं और जो भी इस चीज़ का कारण है उसकी तरफ ध्यान दें कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्यों बढ़ रही है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट इज़ एसेंशियल टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग क्लीन एंड प्योर ऑल द पीपल टू कीप द एनवायरमेंट वैकेंट स्पेसेस मे बी यूज्ड फॉर अफॉरेस्टेशन। तो आपने बेसिकली क्या किया, पहले आपने 2 लाइन में अर्थ के बारे में बता दिया, फिर आपने प्रॉब्लम्स बता दी कि भाई ये दिक्कत हो रही है। अब आपने क्या करना है कि उसका सॉल्यूशन देना है या आपने सजेशंस देने हैं, यही होता है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तो आपने भाई लिखना शुरू करा कि भाई अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब अफॉरेस्टेशन करना, पेड़ लगाने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहिए। बिसाइड्स कार पूल्स मस्ट बी इनकरेज मेड सो द एमिशन लेवल में डिक्रीज, द लेसर द व्हीकल द लेसर द स्मोक। जितना ज़्यादा जो है गाड़ियों का चलना कम होगा उतनी ज़्यादा जो है धुआं वगैरह कम होगा और एनवायरनमेंट कम पॉल्यूट होगा। पीपल शुड फॉलो द 3 R's स्पेशली ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक। 3 R रीयूज रिसाइकल वाले जो 3 R होते हैं वो यूज़ करना चाहिए लोगों को प्लास्टिक और पेपर के लिए। We can arrange and walk to create public awareness and to encourage the people to do all that they can do to save Mother Earth. हमें जो है प्लेस वगैरह और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे लोगों को हम बढ़ावा दे सकें कि उन्हें अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए आगे जो है चीज़ें करनी होंगी। तो आप सजेशंस कुछ भी दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग कि भाई आपको बेसिकली क्या करना है, अर्थ को बचाना है तो आपने क्या क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन रुकवाना है, जो पॉल्यूशन है ना वो रुकवानी है, नॉइज़ पॉल्यूशन और जो सारी पॉल्यूशन है उसके बारे में लिख सकते हो आप। जो भी चीज़ें हैं जो आज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है। ठीक है, आप इसमें भी ऑप्शन है, अगर वो नहीं करना तो आप ये रिपोर्ट राइटिंग है आपके पास ऑप्शन में कि भाई यू आर अमिता दुबे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं करना तो आपको ये वाला करना है कि भाई रिपोर्ट राइटिंग करनी है, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का भी सेम ही वो होता है ना भाई, हेडिंग डालनी होती है, बायलाइन डालनी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये आता है कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें पास्ट टेंस में लिखते हो। ठीक है, आपको यहाँ पर डेट दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, प्लेस दी हुई है, क्रैश किसके बीच हुआ वो भी दिया हुआ है, बस जो है वो हाई स्पीड में थी और कैजुअलिटी हुई है। ठीक है, तो ऑन November 14 वही की वही चीज़ आपको डालनी है। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है, डेट, प्लेस, ये सारी चीज़ें डलती है। तो ऑन November 14 है ना, November 14 ही था, वो डाला हमने, सॉरी इसको 11 कर लो। ठीक है,
तो नवंबर होगा, अदरवाइज वो अक्टूबर होगा, ठीक है, माई मिस्टेक, ठीक है। तो ऑन November 14 वाइल आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माई ऑफिस टूर, कितने बजे, 8 बजे, आई विटनेस्ड अ वेरी ड्रेडफुल एक्सीडेंट ऑन हाईवे नियर अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम उज्जैन सिटी। आपने ये वाली चीज़ डाल दी प्लेस कि भाई एक्सीडेंट कहाँ हुआ, हाईवे पे उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर, ये चीज़ें डाल दी। एक्सीडेंट हुआ है वो डाल दिया, किसके बीच हुआ है, द क्रैश वॉज बिटवीन बस एंड कार, ये भी डाल दिया आपने। उसके बाद अ फुल्ली क्राउडेड रोडवेज बस विच वॉज कमिंग फ्रॉम द सिटी विद अ वेरी हाई स्पीड, यही लिखा था कि बस हाई स्पीड में थी, तो आपने लिख दिया कि भाई बस पूरी भरी हुई थी और काफ़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी, है ना। एंड वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक ट्रक, और वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी ट्रक की। सडनली क्रैश्ड अ कार कमिंग फ्रॉम फ्रंट। अब क्या हुआ कि भाई ट्रक चल रहा है, बस ने ओवरटेक करने के लिए निकाली और सामने से जो है कार आ रही थी और दोनों का क्रैश हो गया। There were 4 persons inside the car। अब यहाँ पे आपके ऊपर है, क्योंकि आपको यहाँ पर डेटा नहीं दिया हुआ कि कार के अंदर कितने लोग थे। आप सिर्फ लिख सकते हो सिंगल पर्सन था, आप लिख सकते हो 2 लोग थे, 3 लोग थे, पूरी फैमिली थी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि 4 लोग थे, अ मैन, अ वुमन एंड 2 चिल्ड्रन, प्रोबेबली अ फैमिली। मैंने क्या लिख दिया कि भाई फैमिली थी 4 लोगों की। द मैन प्रोबेबली हस्बैंड एंड फादर ऑफ चिल्ड्रन डाइड ऑन द स्पॉट हु वाज ड्राइविंग द कार एंड वुमन वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल। तो आपने लिख दिया कि भाई जो ड्राइव कर रहे थे, हो सकते हैं फादर हो या जो भी आदमी था, वो वहीं उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वुमन जो थी उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया, वाइल चिल्ड्रन वर, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं, चिल्ड्रन खुद ही में प्लूरल फॉर्म है, वर इंजर्ड एंड वर सेंट टू द हॉस्पिटल विद दी वुमन, ठीक है, बच्चे भी जो उनको चोट लगी थी और उन्हें भी औरत के साथ भेजा गया हॉस्पिटल। इट वॉज हॉरिबल साइट टू सी, द कार वॉज फुल्ली क्रश्ड, काफ़ी भयानक मंजर था, कार पूरी तरीके से क्रश हो चुकी थी। द चिल्ड्रन वर लकी टू नॉट टू गेट सीरियस इंजरीज, ठीक है, बच्चे जो थे वो भाग्य से बच गए, है ना, उनको इतनी चोट नहीं आई। द वुमन प्रोबेबली देयर मदर वॉज इन द क्रिटिकल कंडीशन, मदर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द बस वर ऑल्सो इंजर्ड बैडली एंड दे वर टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। जो बस में यात्री थे वो भी कुछ इंजर्ड हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया। इट वॉज कैजुअलिटी, बस ड्राइवर वॉज हैंडेड टू द पुलिस इमीडिएटली बाय क्राउड, ठीक है, और जो बस ड्राइवर था उसको पुलिस को दे दिया गया। तो इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है। जो आपको डिटेल्स थी वो आपने दे दी थी वहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपका काम है कि आप किस तरीके से डेटा को पुट करते हो, और वो रेलेवेंट होना चाहिए और पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ऊपर है, चाहे तो आप आर्टिकल राइटिंग कर लो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग कर लो, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है और डेटा और फैक्ट्स लिखने होते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलो, इसी के साथ आपका सेक्शन बी जो है वो फिनिश हो गया। यहाँ पर आता है आपका सेक्शन सी, जो कौन सा है, ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन छोटा सा मतलब है आपका, यहाँ पर देखो राइटिंग सेक्शन भी आपका ग्रामर में ही होता है, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना सब चीज़ें, वो यहाँ पर यूज़ आएंगी, वॉइस वाली, नरेशन वाली, वो सारी चीज़ें। तो पहला देखो आपको यहाँ पर 5 करने, यहाँ 6 है, 6 में से 5 करने, ठीक है। अब यहाँ पर है हिज ब्रदर इज, उसका भाई क्या है, एमएलए है, तो अब तुम बोलोगे कि मैम एमएलए होगा, है ना, उसका भाई, क्योंकि एक एमएलए है तो एक पर्सन की बात हुई तो होगा। नहीं, मैंने आपको सिखाया था ये बात कि आपको वॉइस पे ध्यान देना है वॉवल के टाइम। अगर वॉइस ई ए वाली आ रही है तो देखो एम की अगर मैं वॉइस लिखूँ तो यही आ रही है, तो ई क्या होता है हमारा, वॉवल होता है। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिज ब्रदर इज एन एमएलए, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अगर वॉइस वॉवल वाली आ रही है, भले से यहाँ कॉन्सोनेंट हो, तो भी आप एन यूज़ करोगे। मिस्टर डेविड इज रिच पर्सन डैश नॉट हैप्पी, मिस्टर डेविड जो है वो काफ़ी पैसे वाले हैं लेकिन खुश नहीं हैं, तो लेकिन के लिए हम क्या लिखते हैं, बट। अनिल इज सिटिंग डैश कपिल एंड अजय, अनिल कहाँ बैठा है, कपिल और अजय के साथ, ठीक है। तो साथ के लिए हम क्या लिखते हैं, अमंग, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा तो मैं टिक लगा रही हूँ। ही डिड नॉट बाय डैश एप्पल, उसने एप्पल कोई एप्पल नहीं खरीदा, है ना, उसने कोई एप्पल नहीं खरीदा, क्योंकि देखो एप्पल लिखा है यहाँ पर, एप्पल्स नहीं लिखा है ना, तो एक एप्पल है तो एनी। चिल्ड्रन डैश टू प्ले ऑन द सैंड, देखो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल हमारा अगर सब्जेक्ट होता है तो हमारा वो कैसा आता है, वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, है ना। तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा, लव। यू डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। देखो लाइब्रेरी में आप बात नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो कैन नॉट, है ना, नॉट तो लिखा है तो कैन, यू कैन नॉट टॉक इन दी लाइब्रेरी। इस तरीके से आपको बहुत इजी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ग्रामर सेक्शन अच्छे से पढ़ा है तो मुझसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको 5 करने हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, जैसा बोला गया है ब्रैकेट में वैसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है सोनिया डिड हर ड्यूटी, सोनिया ने अपनी ड्यूटी पूरी की, तो इसको आपको नेगेटिव में लिखना है। सेम सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। डिड के साथ क्या लगा दोगे, नॉट। अब डिड के साथ नॉट में हम डिडंट भी लिख सकते हैं और डिड नॉट भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। सोनिया डिड नॉट, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डू, नहीं किया तो डू, और हर ड्यूटी, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। सोनिया डिड हर ड्यूटी पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, उसको नेगेटिव बनाना है तो मैंने डिड नॉट लगाया, और फिर हमारा एक और वर्ब आएगा यहाँ पर, तो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। द मैंगो इज सो सॉर दैट आई कैन नॉट ईट इट, मैंगो इतना खट्टा है कि मैं उसे नहीं खा पा रही या खा पाई, ठीक है। इसको आपको टू और टू यूज़ करके लिखना है, ये भी मैंने आपको सिखाए थे। सिंपल इसको आप किस तरीके से लिखोगे, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं ना, सेकेंड, एक सेकेंड, द है क्या साथ में, हाँ द, ठीक है। कॉमन नाउन है ना, द मैंगो इज, अब टू और टू यूज करना, तो टू कैसा है, खट्टा है, सार किस लिए, खाने के लिए, तो टू ईट। सिंपल इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। हमारा सेंटेंस क्या था कि मैंगो जो है इतना खट्टा है कि मैं उसे नहीं खा पा रही, इसको टू और टू यूज करके लिखना था, तो हमने क्या लिखा, द मैंगो इज टू सॉर टू ईट, ठीक है। मैंगो बहुत खट्टा है खाने के लिए, इतना सिंपल तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, आपको सिर्फ अनलेस लगाना है इफ़ की जगह, ठीक है। तो सीधा सीधा आपने क्या किया, इसको कैसे लिखा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, सिर्फ इफ की जगह अनलेस लगाना है आपको। वही कॉमा लगाओगे, यू विल फेल, ठीक है। इस तरीके से सिंपल आपको इनको ट्रांसफॉर्म करने। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको कंबाइन करने, इनको रिलेटिव क्लॉज लगाकर, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज लगाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर इनको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे देखो आपका सेंटेंस क्या है, पहले सेंटेंस देखो। सेंटेंस है आपका, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। जो आदमी था वो 2 दिन से नहीं आया था। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपको यहाँ दिया है, द मैन ब्रिंग्स पटेटोज, और वो क्या लाया था, पटेटोज लाया था, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जब भी हमें कोई सेंटेंस, 2 सेंटेंस को कंबाइन करना होता है रिलेटिव क्लॉज लगा के, तो हमको द मैन 2 बार नहीं लिखना होता, क्योंकि एक ही मैन की बात हो रही है कि भाई जो इंसान पटेटोज लाया था वो 2 दिन से आया नहीं था, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर किससे लिखोगे इसको, देखो आपने लिखा द मैन जो पटेटोज लाया था, तो द मैन हु आपका यहाँ पर रिलेटिव यूज हो गया, ठीक है। हु ब्रिंग्स, क्योंकि एक ही इंसान की बात हुई है तो एस लगता है, वर्ब की 5th फॉर्म लगती है, ब्रिंग्स पटेटोज, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला सेंटेंस हो गया, है ना, द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज। अब फिर यहाँ पर द मैन दोबारा नहीं लिखना, आप सिंपल क्या लिखोगे, हैड नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। आपका हु यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हो गया, तो हैड नॉट कम फॉर 2 days, ठीक है। 2 मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना और फुल स्टॉप। इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो, दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, यहाँ पे क्या करना है आपको, वॉइस को चेंज करना है। देखो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में, इसको आपको पैसिव में लिखना है। तो पैसिव में क्या होता है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह होती है वो बदल जाती है। मी आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में,
तो आई। अब यहाँ पे देखो आप हो चुका है ऑलरेडी ना, तो आई वॉज और फिर वर्ब की फॉर्म भी पास्ट टेंस वाली ही लगेगी, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड और हम बाय यूज़ करते हैं यहाँ पर, बाय, और दिस है तो दिस एज इट इज़ रहेगा, और न्यूज़, आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज़। इस तरीके से सिंपली आप लिखोगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग वो दिए हुए वर्ड्स और फ्रेजेस, इनको आपको क्या करना है, रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ लिखा है आपके पास, आई हैड एग्जाम अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। तो यहाँ पे एग्जाम के टाइम की ही बात हो रही है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आई हैड a lot of time किस वक्त, ड्यूरिंग एग्जाम्स। ठीक है, इस तरीके से सिंपली आपको सेंटेंसेस को रीराइट करना है। क्लियर है यहाँ पर, कोई इशू तो नहीं है आई गेस। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब आपका सेक्शन डी जो है वो आपका लिटरेचर सेक्शन होता है। इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चंस आपके या तो जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं वो होते हैं, या फिर ऐसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। 1 मार्क ईच का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो ये YMCA पूल वाला है, तो ये कौन सा डीप वाटर वाला है आई गेस, इसको पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग जो आगे क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो हम सॉल्व करेंगे। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक पूल था YMCA याकिमा में, ठीक है, जो सेम चीज़ दे रहा था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, बट द YMCA पूल वॉज सेफ। ठीक है, अब जो याकिमा रिवर थी वो काफ़ी ट्रेचरस थी, डेंजरस थी, बड़ी सारी थी, है ना। और मदर ने मुझे बोला भी था कि भाई देखो आगे देख के जाना, क्योंकि पता नहीं कितना डीप है। लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था। इट वॉज only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. YMCA पूल सेफ क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ पर उसका शेलो एंड है ना, और कहाँ पर उसका डीप एंड है। ठीक है, तो मुझे पता था कि भाई स्टार्टिंग जो है वो 2-3 फीट से है और आगे जाके वो 9 फीट डीप हो रहा था, धीरे धीरे ग्रेजुअली। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। आई हीटेड to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. ठीक है, मैंने वाटर विंग्स यूज़ कर रखे थे। वाटर विंग्स क्या होता है, आपको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं पानी पे। ठीक है, इस तरीके का आपको एक्सट्रैक्ट दिया है। इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन एंड आंसर आपके सिंपल MCQs हैं, आराम से कर सकते हो। नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। बार बार बोला है कि हर चैप्टर और पोम के ऑथर और पोइट्स याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो डीप वाटर थी ये क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफी थी। किसकी थी, विलियम डगलस की। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। रिवर का नाम क्या था, रिवर का नाम क्या था, याकिमा रिवर। द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज। ऑथर ने जो मिस एडवेंचर की बात की है वो कब की है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो कब की है, 10-11 साल के थे वो जब की। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस। कौन सा वर्ड था जो डेंजरस का सेम मीनिंग देता है। तो हमने देखा था कि याकिमा रिवर जो है वो काफ़ी डेंजरस थी, ट्रेचरस थी। सिनोनिम ऑफ ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर वो बताना है आपको। तो देखो ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, जेंटली, है ना, तो यहाँ पर जेंटल। चलो, अब इसका एक और एक्सट्रैक्ट है, ये देखो पोम वाला है, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep such are daffodils with a green world they live in and clear hills। तो ये कहाँ का है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी वाली पोम का है। ठीक है, वॉट मूव्स द पॉल अवे फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। क्या चीज़ थी जो वो पर्दा और वो जो डार्क स्पिरिट्स के ऊपर जो चीज़ अंधकार सा आ जाता है उसको हटा देती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो क्या है, कोई भी तरीके का ब्यूटी का, कोई भी शेप में ब्यूटी जो है वो हटा देती है।
व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड? ठीक है, ग्रीन वर्ल्ड से यहाँ पर उनका क्या मतलब था कि ग्रीन फॉरेस्ट, डैफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग्स, ग्रीन हाउस, ग्रीन वॉल्स, है ना। तो यहाँ पर जो ग्रीन वर्ल्ड है उससे उनका क्या मतलब था ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डैफोडिल्स के बारे में ही पढ़ रहे थे पोम में, तो डैफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग्स की यहाँ पर बात हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड इन शेडी बून? ठीक है, यहाँ पर कौन सा वाला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जो वर्ड यहाँ पर फ्रेज यूज हुआ है शेडी बून उसमें? तो देखो यहाँ पर एलिट्रेशन हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है ना। मेटाफोर यहाँ पर है नहीं, किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया नहीं है। पर्सोनिफिकेशन नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट नहीं किया है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इमेजरी यूज हुआ है। ठीक है, अब इसका देखो और है यहाँ पर एक और एक्सट्रैक्ट है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स करने। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव को पता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर का सबसे बड़ा चिंता का कारण था। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक है, और इसी पर्पज़ की वजह से उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो जितना जो कुछ लर्न कर सके सर्जरीज और मेडिसिन के बारे में वो पढ़ सके। ही हैड कम बैक एट 30 साल की उम्र में वो वापस आया एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और उसके फादर की डेथ से पहले वो उन्होंने देख लिया था कि सदाव जो है वो सिर्फ एक फेमस सर्जन ही नहीं बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बन गया था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहा था जिसमें जो वुंड्स हैं वो किसी ऐसे प्रोसीजर से, ऐसी डिस्कवरी से पूरी तरीके से साफ हो सकते थे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रुप्स, ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बींग केप्ड इन जापान। उसको ट्रुप्स के साथ नहीं भेजा गया, क्यों? क्योंकि जो जनरल थे उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी और उनका ऑपरेशन होना था और वो सदाव से ही ऑपरेशन कराना चाहते थे, जिसकी वजह से उसको दोबारा बाहर जापान से निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाव्स फादर? क्या मेजर कंसर्न था डॉक्टर सदाव के फादर का? क्या था? उसकी एजुकेशन। तो सदाव की एजुकेशन। एट वॉट एज डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका? कितनी उम्र में डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे? हमने पढ़ा अभी 22 साल की उम्र में। Why was Dr. Sadav sent to America? अमेरिका उन्हें क्यों भेजा गया? To learn about surgery and medicine. Find the word from the extract which is opposite of fraction. ठीक है, फ्रैक्शन का ऑपोजिट बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो पहले फ्रैक्शन कहाँ पर यूज हुआ है वो देखना है हमें। ठीक है, देखो इसको एक बार पूरे एक्सट्रैक्ट को। तो देखो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन बिल्कुल थोड़ी सी चीज, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट यूनिट। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके। देखो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30 वर्ड के अंदर अंदर अपना आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन कितना है? 2 मार्क का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया है मैंने आपको कि भाई फ्रांस ने क्या नोटिस किया कि क्या चीज़ अलग थी रोज से। तो फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट। फ्रांस ने ये नोटिस किया कि स्कूल काफ़ी ज़्यादा शांत था। यूजुअली देयर वाज a great commotion of the opening and closing of desks, of lesson repeated in unison and the teacher used ruler rapping on the table. आमतौर पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है ना, डेस्क वगैरह इधर उधर होने का, लेसन्स पढ़े जाने का, टीचर की जो रूलर होती है उसकी आवाज़ आती है टेबल पर। बट दैट पर्टिकुलर डे इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस स्पेसिफिक डे पर इतनी शांति थी जैसे संडे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है छोटा सा। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद किस वजह से फेमस था? तो फिरोजाबाद इज अ सिटी इन इंडिया दैट इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। वो अपनी चूड़ियों की वजह से फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। इन दिस सिटी एवरी अदर फैमिली इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग बैंगल्स। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्लास फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं और हर दूसरी फैमिली यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन आपको इसी काम में नज़र आएगी।
हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार रिपीट हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कि जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने डगलस में से एक स्विमर कैसे बिल्ड कर दिया था। तो एट फर्स्ट ही पुट अ बेल्ट अराउंड हिम एंड टाइड अ रोप टू इट। उन्होंने एक बेल्ट लगाया है ना, और उसको एक रोप से बांध दिया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड द अदर एंड ऑफ द रोप। तो डगलस को वो बेल्ट पहनाया गया और जो रोप का दूसरा हिस्सा था वो इंस्ट्रक्टर खुद पकड़ते थे। एंड लेट इट लूज टू लेट डगलस गो इनसाइड वाटर। ठीक है, और उससे क्या होता था कि डगलस जो है वो पानी के अंदर जाता था। दे मेड न्यूमरस ट्रिप्स फॉर अराउंड 3 months। उन्होंने ये सारी चीज़ें 3 महीने तक कंटिन्यू की। द इंस्ट्रक्टर दैन मेड हिम पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, रेज हिज नोज एंड इनहेल। फिर उन्होंने क्या सिखाया उसको कि भाई जब तुम पानी के अंदर जाओ तो तुम एक्सेल करना, फिर सिर्फ अपनी नाक बाहर निकल के तुम्हें इनहेल करना है। और इस तरीके से उन्होंने डगलस में से एक स्विमर बना दिया था। Why was the crofter so talkative and friendly with the paddler? तो यहाँ देखो 7 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्रॉफ्टर जो था वो इतना ज़्यादा बातूना और फ्रेंडली क्यों हो रहा था पेडलर के साथ? तो ही हैड नो वाइफ और चिल्ड्रन एंड क्रेव्ड कंपनी एंड फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे पढ़ने बाहर चले गए थे तो उसको किसी की कंपनी चाहिए थी। सो वन डे व्हेन द पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू। फिर जब एक दिन पेडलर उसके घर के बाहर उसे मिला तो वो काफ़ी खुश हो गया कि उसे किसी की कंपनी मिलेगी बात करने के लिए। To be relieved of his boredom and monotony, this is the reason he was so talkative and friendly with the peddler. उसको लगा कि भाई वो भी जो है अपनी बोर्डम में फंसा हुआ है उससे निकलेगा और कोई बात करने के लिए भी है, इसलिए वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली हुआ था पेडलर के साथ। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट? ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है ना। सर्वेंट्स को ऐसा क्यों लगा कि गांधी जी भी कोई दूसरे किसान हैं? टू द सर्वेंट्स ही मस्ट हैव लुक्ड लाइक जस्ट अनदर पुअर फार्मर इन दिस कंट्री। सर्वेंट्स को ऐसा उनको वो एक किसान की तरह ही लगे होंगे। मोर ओवर ही वॉज अकम्पनीड बाय राजकुमार शुक्ला whom they knew to be a poor indigo sharecropper। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये भी थी कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे जिन्हें वो लोग जानते थे सर्वेंट्स, है ना, कि ये जो है बेचारा एक गरीब इंडिगो की खेती करने वाला शेयर क्रॉपर है। दस व्हेन द सर्वेंट सो देम बोथ टुगेदर दे मिस्टूक गांधी टू बी अनदर पेजेंट। और इसी वजह से जब उन दोनों को साथ देखा सर्वेंट्स ने तो उन्होंने गांधी जी को एक दूसरा किसान समझ लिया। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज अ मैनली साइडेड जीनियस। लिस्ट 2 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। सुब्बू को जो है मतलब जीनियस बोला जाता है कि उसमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, उसमें आपको 2 बतानी है। सुब्बू वॉज अ मल्टी डिसिप्लिनरियन, ही वॉज कुड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। ठीक है, ही कुड provide solution to problems, could remain cheerful all the time and was an actor, a poet and a novelist। आपको सिंपल बता देना है कि भाई उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, हमेशा कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा हो वो हमेशा खुश रहता था, वो एक एक्टर भी था, एक पोएट भी था और एक नॉवेलिस्ट भी था। Why didn't Sophie want Jency to know about her story with Denny? सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि डेनी केसी वाली स्टोरी जेंजी को पता चले? तो सोफी didn't want Jency to know about her encounter with Denny because she feared that Jency would spread her story to the whole neighborhood। ठीक है, वो इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि जेंसी जो है वो उसके पेट में कुछ टिकता नहीं था और उसको ये डर था कि जेंसी जो है मेरे और डेनी केसी के मिलने की बात पूरे मोहल्ले में बता देगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चन में थे, तो काफ़ी इजी है ये भी आपके लिए। उसके बाद देखो आपको फिर से जो है अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये भी 2-2 मार्क्स ईच के ही हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोम माई मदर एट 66। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, इम्पॉर्टेंट में भी था, पीवाईक्यूज में भी था। ठीक है, कि भाई जो ट्रीज हैं उनको ऐसा स्प्रिंटिंग वाले वे में क्यों बताया गया है? तो वाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट इन एन एफर्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि वो एयरपोर्ट जा रही होती हैं, अब उन्हें वो अपनी मदर को जब देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी डेथ नियर है और इस वाले थॉट को निकालने के लिए वो बाहर विंडो से देखने लगती हैं और उन्हें वहाँ पर ट्रीज ऐसे दिख रहे होते हैं कि वो स्प्रिंट कर रहे हैं। द ट्रीज सीम टू बी रनिंग पास द मूविंग कार। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिंबलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। और ऐसा होता है ना कि भाई हमारी गाड़ी आगे चल रही है और ट्रीज जो है वो पीछे जाते जा रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि जो साल हैं वो पीछे जाते जा रहे हैं, है ना, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था।
वॉट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, ठीक है, 12 तक काउंट करना और शांत और बिल्कुल स्टिल रहना हमको क्या अचीव करा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन बाय काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड दोज अराउंड अस बेटर, ठीक है। अगर हम जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ चल रही है उससे कुछ अलग करेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, तो हम खुद को भी समझ पाएंगे और हम सामने वाले को भी समझने की कोशिश करेंगे। द क्वाइटनेस विल एड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन दिस एज ऑफ फ्यूटाइल एक्टिविटीज़, ठीक है। ये जो शांति होगी, जो क्वाइटनेस होगी, ये हमारी किस चीज़ में मदद करेगी, पीस को समझने में, है ना, और इन चीज़ों को समझने में कि हम जो भी चीज़ें कर रहे थे, है ना, वो व्यर्थ थी। आपको सिर्फ 3 करने हैं इन 4 क्वेश्चन में से, ठीक है। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, ऐसा क्या है इतनी मुश्किलें, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी ह्यूमन बींग्स को अपनी लाइफ काफ़ी पसंद है। तो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम। अब क्या होता है कि हाँ, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सुंदर सुंदर पूरे इस दुनिया में जो हमको वो सफरिंग जो है वो भुला देती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक नई होप जागती है हमारे अंदर। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, ये जो चीज़ें ये कभी भी फेड नहीं होती। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग और बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग। इससे एक आशा आती है हमारे अंदर कि नहीं, लाइफ में और भी बहुत कुछ है और हम जो है इसकी वजह से हमें मदद मिलती है ट्रबल्स और सफरिंग को ओवरकम करने की। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band, ये क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट और PYQs में कराया था, है ना। तो the wedding band that the poet talks about was the wedding ring worn by Aunt Jennifer। तो wedding band क्या है, अंगूठी है शादी की जो आंट जेनिफर ने पहनी हुई थी। The image massive weight of uncle's wedding band suggests that she was overburdened with duties and responsibilities post her marriage। तो ये जो massive weight वाली बात हुई है वो ये है कि उन पे इतना ज़्यादा भार आ गया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और ड्यूटीज़ का अपनी शादी के बाद, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो बहुत आराम से कर लोगे। उसके बाद सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करने हैं इन तीनों क्वेश्चन में से, ये भी 2-2 मार्क्स के ही हैं। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराजा ने क्या किया जब उनका जो किंगडम था वहाँ टाइगर का ख़त्म हो गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स के लिए। तो टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल द महाराजा आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड अ सूटेबल गर्ल फॉर हिम टू मैरी। उन्होंने क्या बोला दीवान साहब कि कोई ऐसी लड़की ढूंढे जिससे मैं शादी कर सकूं। अ सूटेबल गर्ल फॉर मैट्रिमोनियल अलायंस वुड बी वन हु वुड नॉट ओनली कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली बट ऑल्सो बिलोंग टू अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और वो जो लड़की है सिर्फ रॉयल फैमिली से नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिसके किंगडम में काफ़ी सारी टाइगर पॉपुलेशन हो, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने शादी की और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स करे। What are the indications for the future of humankind? क्या क्या indications है humankind के future के लिए? The future of the humankind can get in danger if the emission of carbon dioxide and other poisonous gases go on in the same manner। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खतरे में है फ्यूचर आगे जनरेशन के लिए अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो हैं निकलती रहीं। These gases deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the earth's environment। इससे क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, यूवी रेज जो है वो अंदर आती रहेंगी अर्थ में और काफ़ी ज़्यादा डिजीजेज और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। What will डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने उस आदमी के साथ क्या किया? He saved his life even though it was for the time being, though half-heartedly both took good care of the patient's health and other needs। उन्होंने उसकी लाइफ बचाई, हालांकि वो पूरे दिल से नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो अपनी देशभक्ति के बारे में भी सोचना था, बट उन्होंने उसकी काफ़ी अच्छे से केयर की। हाना इवन वॉश्ड एंड फेड हिम विद हर ओन हैंड्स। हाना ने उसको साफ़ किया, उसको खाना खिलाया अपने हाथों से। ऑल्दो दे न्यू दैट दे वुड हैव टू हैंड हिम ओवर टू द आर्मी सूनर और लेटर। हालांकि उन्हें पता था कि भाई इसको हमें अभी या बाद में तो आर्मी के पास सौंपना ही पड़ेगा। दे डिड देयर बेस्ट टू हेल्प द इंजर्ड मैन, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पूरा 100% दिया उस आदमी को सही करने में, ठीक है। इन 3 में से भी आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं।
यहाँ पर भी आपको जो है इनमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके 3-3 मार्क्स के हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न ऑफ द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं लोगों का विलेज से सिटीज़ में आने का। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अपना गाँव छोड़कर शहरों में आते हैं। Some villages voluntarily move to the cities in search for jobs and better civic and health facilities. कुछ तो अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें ज़्यादा अच्छी जॉब्स और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। Others are forced to migrate when natural disaster like flood, storm, drought, famine, etc. destroy their houses and properties. कुछ लोगों को मजबूरी में आना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है कि उनके गाँव में बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है या सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मूव करना पड़ता है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने किस तरीके से अपना जो डर था पानी को उसको ओवरकम किया। डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन्स फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, उसने कैसे किया, पहले उसने स्विमिंग लेसन्स लिए इंस्ट्रक्टर से। हिज इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ही हेल्प डगलस टू लर्न हाउ टू स्विम स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो काफ़ी इंस्ट्रक्टर जो था वो काफ़ी पेशेंट था, समझने वाला था, उसने डगलस की मदद की कि किस तरीके से वो स्लो ग्रेजुअली स्विमिंग सीखे। डगलस ऑल्सो प्रैक्टिस स्विमिंग रेगुलरली एंड इवेंचुअली ओवरकेम हिज फियर एंड बिकेम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, डगलस ने काफ़ी प्रैक्टिस की स्विमिंग की रोज़, है ना, और फिर इस तरीके से उसने अपना फियर जो था वो अंत में ख़त्म करा और वो एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन गया। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, ये बात हमें कैसे पता कि जो साधारण लोग थे उन्होंने भी इस फ्रीडम मूवमेंट में योगदान दिया था। तो ordinary teachers and doctors came forward and rendered their services towards the upliftment of चंपारण, जो टीचर्स थे, साधारण डॉक्टर्स थे, वो सारे भी जमा हुए, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की चंपारण विलेज के अपलिफ्टमेंट के लिए। दिस हेल्प चेंज द लाइफ ऑफ पीपल इवेंचुअली मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट एंड सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, इससे जो चंपारण के लोग थे उनके अंदर भी चीज़ें आई, उनको भी इंकरेजमेंट मिला। इन दिस वे वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, और इस तरीके से उन्होंने जो अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की उससे हमें पता चला कि साधारण लोगों ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया था इस फ्रीडम मूवमेंट के लिए। ठीक है, इसमें से भी आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, वाई इज ग्रैंडोर एसोसिएट विद द माइटी डेड, ये क्वेश्चन भी आपका मैंने करा रखा है आपको कि ग्रैंडोर को जो है माइटी डेड के साथ क्यों जोड़ा गया है। तो द ग्रैंडोर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड्स, है ना, क्योंकि उनके काम ऐसे थे, इस वजह से दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट, उन्होंने क्या छोड़ा है पीछे, उन्होंने अपनी ब्रेवरी से, है ना, काफ़ी लेगेसी छोड़ी है पीछे, जो लोग उन्हें याद करते हैं, उन्हें अभी भी दुआएं देते हैं, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने त्याग किया है, अपनी लाइफ का भी त्याग किया है हमारे लिए, इस कंट्री के लिए, जो हमें आज भी इंस्पायर करता है, इनकरेज करता है। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness, कौन सा सिंबल उन्होंने यूज़ किया था नेचर का जो ये बता सके कि एपरेंट स्टिलनेस के अंडर भी लाइफ होती है। ये क्वेश्चन भी आपका करवा रखा है मैंने। द पोएट इन्वॉक्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ द अर्थ टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, अर्थ वाला सिंबल यूज़ किया था उन्होंने ये बात बताने के लिए। ही सेज दैट अर्थ इज़ अ ग्रेट टीचर एंड इट्स क्वाइटनेस इट्स स्ट्रॉन्ग मैसेज रिजाउंड्स। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है खुद में एक बहुत बड़ी टीचर है हमारे लिए, उसकी जो क्वाइटनेस है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है हमें। इट सीम साइलेंट एंड ये इट नर्चर्स सो मच लाइफ ऑन इट, वो बिल्कुल शांत लगती है फिर भी वो इतनी सारी लाइफ है उसके ऊपर। द पोएट वॉन्ट्स टू बिगिन हिज मिशन ऑफ गिविंग आवर लाइव्स अ थॉट, ही वॉन्ट्स अस टू बी प्रोडक्टिव इन आवर साइलेंस। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हम भी ये चीज़ करें, क्वाइटनेस को समझें, अंडरस्टैंड करें, ताकि हम खुद को और दूसरों को भी समझ पाए। वो चाहते हैं कि हम इस चीज के बारे में सोचें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, या तो ये या तो ये। ठीक है, दोनों ही करने, एक ही अटेम्प्ट करना है, और यहाँ भी इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड लेवल था वो एक माध्यम था चार्ली के लिए रियलिटी एस्केप करने का? अगर हाँ तो क्यों? तो यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर द प्रोटोगनिस्ट चार्ली। प्रोटोगनिस्ट
मेन कैरेक्टर। तो हाँ, एक माध्यम था उसके लिए ये। इट वॉज इज एस्केप एंड रेफ्यूजी फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द हार्श वर्ल्ड फुल ऑफ प्रेशर्स, टेंशन एंड स्ट्रेस। ये क्या था उसके लिए? एक एस्केप करने का और एक शरण लेने का ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं था। ही हेलुसिनेटेड हिमसेल्फ टू अ टाइम बिफोर द डेडली वर्ल्ड वॉर्स टुक प्लेस। वो खुद को ऐसी जगह पर इमेजिन कर रहा था जहाँ पर अभी तक वर्ल्ड वॉर्स नहीं हुई थी और सब कुछ काफ़ी शांत था। What is that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने आपको कि ऐसा क्या था जो डेरी को मिस्टर लैम्ब के करीब कर रहा था। तो मिस्टर लैम्ब स्पोक वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट, होप एंड जेस्ट फॉर लाइफ विच नो वन हैड एवर स्पोकन टू हिम। मिस्टर लैम्ब ने उसे इंकरेज किया, आशा वाले वर्ड्स यूज़ किए जो पहले उससे किसी ने ऐसे बात नहीं की डेरी से। ही मेक्स द बॉय अवेयर ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग। वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा फेस जला है तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, हाथ पैर तुम्हारे बिल्कुल सही हैं और तुम सक्षम हो सब कुछ करने के लिए। दिस रियलाइजेशन ड्रॉज हिम क्लोजर टू द ओल्ड मैन। और जब डेरी ने ये चीज़ रियलाइज़ की तो वो जो है मिस्टर लैम्ब की तरफ जो है बढ़ता जा रहा था, आकर्षित होता जा रहा था। इस तरीके से आपको सिंपली इन दोनों में से भी कोई एक अटेम्प्ट करना है और इसी के साथ आपका ये जो पेपर है वो यहाँ फिनिश होता है। तो काफ़ी इजी है, आपको हर जगह पर राइटिंग सेक्शन में आपको हर जगह चॉइसेस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर में भी चॉइसेस हैं, आराम से आप पेपर करोगे अपना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा रीडिंग सेक्शन में तो ईजी है, मल्टीपल चॉइसेस ही हैं, है ना। तो ग्रामर सेक्शन भी छोटा सा ही है, तो काफ़ी अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।